उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि उपनिवेशिक शासक का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़ियां और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज्य कैसे स्थापित किया था, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया था, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जन साधारण के लिए अनेक परिणाम होते थे। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते थे कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई जमीन मिल जाती है और कौन अपनी उसी जमीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता है और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि कौन लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं हिचकिचाते थे जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए और इस प्रकार के उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो भी इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती है। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षकों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। चित्र 10.1 कपास गाड़ी से मंडी ले जाई जा रही है। चित्र 20 अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। ये लंदन न्यूज में प्रकाशित कपास गाड़ी ले जाती हुई कपास को दिखाया गया है। बंगाल और वहाँ के जमींदार, जैसा कि आप जानते हैं औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। वहीं वह प्रांत था जहां सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्स्थापित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए यह देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। बर बर्दावान में की गई नीलामी की एक घटना। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। सन 1797 में बर्दवान, आज के बर्धमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूंकि बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसीलिए उनकी संपदा नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीन को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की जमीन खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथ में रहा था। राजा कंपनी के राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन थे? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में
क्यों क्या हो रहा था, इसके बारे में हमें क्या बताती हैं। चित्र 10.2 बरदावना के राजा का डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता स्थित राजमहल 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे, जिनमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार थे। अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अकेले बरदोहाना राज्य के की जमीनें ही ऐसी संपदा नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बेची गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण व्यवस्थाएं संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश का प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरें को अस्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपनी पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने में उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों, यौमन और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तल्लुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी मांग पूरी करनी होगी और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जाएगी। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकम बढ़ती गई। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ तल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर तल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। चित्र में 10.3 में ये चित्र दिखाए गए चार्ल्स कॉर्नवालिस जो 1738 से 1805 1785 में थॉमस गेंसबोरो द्वारा चित्रित चित्र अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना के कमांडर था। जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। जमींदारी की इस असफलता के कारण थे। पहला
प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएगी, जमींदारों का बोझ सैन्य कम होता जाएगा। दूसरा, यह ऊंची मांग 1970 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे रैयत किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा, राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदार को नीलामी किया जा सकता था। चौथा, इस्तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदारों की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंधन करने तक ही सीमित कर दिया था। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। अध्याय 8, बंगाल में रैयत जमीन की खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिकमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिए करते थे। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने बस में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के लिए एक विकल्प केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिए गए कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव अपराधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवारिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमत के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशि की भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले बरदावना जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। जोतदारों का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसीसी बुकनान के उत्तरी बंगला के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में एक धनी किसान के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदार ने जमीन के बड़े बड़े रकबे जो
कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदारों, अधियारों या वर्गदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेतों में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतीदार को दे देते थे। कि गांव में जोतीदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदारों के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतीदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदार अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे, उन्हें वे अपने कक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की ये चित्र 10.4 बंगाल के गांव का दृश्य जॉर्ज चिनरी द्वारा 1820 में चित्रित। चिनरी भारत में 23 वर्ष यानी 1802 से 25 तक रहा था। उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए थे, जिनमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र, भूदृश्यों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र शामिल थे। नीचे दी गई आकृति में ग्रामीण बंगाल के एक घर का चित्र दिया गया है। उन दिनों जोतदार और साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे। ये घर देख लीजिए। जमींदारी की नीलामी किया जाता था तो अक्सर जोतीदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतीदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गंटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के का कमजोर अधिकार का कमजोर पड़ना अवश्य भावी था। कंपनी राज ऊपर सबसे जमींदार अनेक गांवों पर नियंत्रण रखता था। नीचे रैयत और जोतीदार, धनवान रैयत, व्यापारी और महाजन यानी साहूकार भी, और सिकमी रैयत सबसे नीचे। चित्र 10.5 ग्रामीण बंगाल में शक्ति के धारक थे। जमींदार क कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए ख गांव के राजस्व संबंधित मांग जमा निर्धारित करने के लिए जमींदार थे। गांव के प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था। जोतीदार अन्य रैयतों को उधार देते थे और अपनी उपज बेचते थे। रैयत कुछ जमीन खुद जोतते थे और बाकी जमीन सिकमी रैयत को लगान पर दे देते थे। सिकमी रैयतों को लगान देते थे। चित्र 10.5 में 5 के साथ दिए गए पाठ को सावधानी पूर्वक पढ़िए और तीर के निशान के साथ साथ उपयुक्त स्थानों पर ये शब्द भरिए। लगान, राजस्व, ब्याज, उधार, ऋण, उपज, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए। नए संदर्भों में नई रणनीतियां बना ली गई। फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। बर्दवाना के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार ने आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की
राशि को अदा करने से इनकार कर दिया। इसीलिए स्रोत एक दिनाजपुर के जोतीदार बुकनानन ने बताया कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदारों के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके बिना जरूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता। जोतदार जो बड़ी बड़ी जमीनें जोतते थे बहुत ही हठीले और जिद्दी है, और यह जानते हैं कि जमींदारों का उन पर कोई बस नहीं चलता। वे तो अपने राजस्व के बारे में कुछ थोड़े से रुपए ही दे देते हैं, और लगभग हर किस्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती है उनके पास। उनके पट्टे की हकदारी से ज्यादा जमीनें हैं। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते थे और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटों 2 घंटे कचहरी में रोक लेते हैं, तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना, पुलिस थाना या मुंसब की कचहरी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जमींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले में बढ़ते जाते और जोतीदार छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते हैं। यह बताइए कि जोतदार जमींदारों की सत्ता का किस प्रकार विरोध किया करते थे। उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा और एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया, और फिर एक बार खरीद कर रकम नहीं अदा की गई और इसी तरह एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और अंततोगत्वा राजा और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें बरदावना की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां की, जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे और जमींदार लोग और भी कई तरीके से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेते थे तभी उन्हें हर मामलों में उसका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार की लाठियाल नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदारों के लोगों को जमीन में घुसने ही नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़े हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा हैं। जमींदारी की बिक्री से उनके तादात्म्य और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसीलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, इसीलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालत में अंततः जमींदारों का भट्ठा बैठ गया और जोतदार ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। 5वीं रिपोर्ट। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसाद तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लेखनीय यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिनमें जमींदारों और रैयत की अर्जियां भिन्न भिन्न जिले के
ये चित्र 10.6 चित्र 10.6 में महाराजा मेहताब चंद 1820 से 79 तक इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। तब तेज चंद बर्दवाना का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासन में बरदाना की जमींदारी काफी फली फूली। मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का था साथ दिया था। कलेक्टरों की रिपोर्ट राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाओं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणी शामिल की गई थी। बेनामी का शाब्दिक अर्थ गुमनाम है। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे शब्दों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और इनमें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। लठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठैत यानी डंडेबाज पक्षधर होते थे। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी थी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उससे शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को एकाधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश निर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूहों का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटेन संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेज करे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। चित्र 10.7 अंडुल राजमहल। ऐसे राजमहल एक युगांत को दर्शाने वाले अवशेष हैं। जमींदारों के रहन सहन के पतनोन्मुखी वैभवशाली जीवन शैली पर बनी सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म जल सागर की शूटिंग इसी राजमहल में की गई थी। अंडुल का राजमहल ये चित्र में दिखाया गया है। की गई 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ इसके बारे में हमारे अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इसी 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं, लेकिन ऐसी कि सरकारी रिपोर्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों तथा और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखगारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जांच की। उनसे पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसीलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदार सत्ता के पतन का वर्णन अति रंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीन खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ा कर कहा गया
है। जैसा कि हमने देखा है, जब जमींदारियां नीलाम की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपने जमींदारों को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे। स्रोत दो, पांचवी रिपोर्ट से उद्धृत जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में पांचवी रिपोर्ट में कहा गया है, राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफी हद तक जमीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष दो 1203 तदनुसार सन 1796 से 97 में बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि जुमा 28 यानी 28,70,061 सिक्का रुपये थी और वह वास्तव में 17,90,416 रुपये में बेची गई और 14,18,756 रुपये की राशि जुम्मा के रूप में प्राप्त हुई। स्थानीय संवत 1204 तदनुसार सन 1797 से 98 में 26,66,191 सिक्का के लिए जमीन विज्ञापित की गई थी, जबकि 22,74,076 सिक्का रुपये की जमीन बेची गई और क्रय राशि 21,47,580 सिक्का रुपए थी। बाकीदारों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे। ये थे नादिया, राजशाही, बिशनपुर, सभी बंगाल के जिले आदि के राजा। साल दर साल उनकी जागीरों के टूटे जाने से उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफी कठिनाइयां उठानी पड़ी। जिससे लहजे में साक्ष्य अभिलेखित किया गया है, उससे रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के प्रति रिपोर्ट लिखने वाले के रुख के बारे में क्या सोचते हैं। आंकड़ों के जरिए रिपोर्ट में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। क्या इन 2 वर्षों के आंकड़ों से आपके विचार से किसी भी समय के बारे में दीर्घकालीन निष्कर्ष निकालना संभव होगा। चर्चा कीजिए। अपने जमींदार के हाल के बारे में अभी जो कुछ पढ़ा है उसकी तुलना अध्याय 8 में किए गए विवरण से कीजिए। कुदाल और हल। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीन से हटकर सूखे अंचलों पर अस्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषि अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाकों में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकनान के राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियां उभेद लगती थीं। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री आने जाने की हिम्मत करते थे। बुकनान जहां कहीं भी गया वहां उसने निवासियों के व्यवहार और शत्रुतापूर्वक पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। ये पहाड़ीय लोग कौन थे? वे बुकनान के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकनान की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहां जहां उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती है। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। यदि हम 18वीं शताब्दी के परिवर्ती दशक के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात
तो करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजारा बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िए लोग अपने खाने के लिए तरह तरह के दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए पति छोड़ कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे कि उस जमीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी उत्पन्न हो जाती थी। बुक कानन कौन था? फ्रांसीसी बुक कानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता में वर्तमान कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वनस्पति उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन को अपना नाम लिया। इसीलिए उन्हें अक्सर बुकनान हैमिल्टन भी कहा जाता है। उन जंगलों से पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ और फूले इकट्ठे करते थे। बेचने के लिए रेशम के कोया और लाल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग आते थे या परती परती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछी जाती थी वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। ये चित्र में जंगल का चित्र दिखाया गया है। चित्र नंबर 10.8 राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का जो चित्र है जो 1782 में विलियम होजेज द्वारा चित्रित किया गया था। विलियम होजेज एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा 1772 से 75 के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर अंगस्टम क्लाइवलैंड का मित्र बन गया था। क्लाइवलैंड के नियंत्रण पर होजेज 1782 में उनके साथ जंगल महालोक के भ्रमण पर गया था। वहां होजेज ने कई एक्वाइंटेंट तैयार किए थे। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह होजेज ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के चित्रोपम दृश्यों की खोज कलाकार स्वच्छतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रोमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्रकृति से संलाप संबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करे, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजे और छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। प्रकृति के इन रहस्यों की खोज में ही जोर्जेज ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे जबकि विविधता पूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़ उपद्रवी जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे वे दृश्य होजेज के चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और यह पता लगाइए कि होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों को किस लिए रमणीय माना था। एक क्वांटिट ताम्र
कुरणिन एक ऐसा तस्वीर होता था जो ताम्रपट्टिका में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती थी। ये चित्र है बनाया हुआ होजेज द्वारा, जो चित्र में दिख रहा है। शिकारी शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाद्य बटोरने वाले, कट कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वाले के रूप में पहाड़ी लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छां में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। चित्र 10.9 में विलियम होजेज द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश की एक दृश्य। यहाँ यहाँ आप जंगल से ढही हुई नीचे पहाड़ियाँ और ऊंची चोटियाँ भी देख सकते हैं, जो कभी कहीं भी वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं है। बीच में खड़ी दूराह पहाड़ियों दिखलाकर होजेज उनकी दुर्गमता पर बल देना चाहता है। इन इन पहाड़ियों को अपना मूलधार बनाकर पहाड़ी लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज्यादातर अपने आपको विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदान में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदान में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खीराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इस प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। जब ऐसा पथकर पहाड़ी या मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यहाँ भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। चित्र 10.8 और 10.9 को देखिए। इन चित्रों द्वारा जनजातीय, मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंधों को किस प्रकार दर्शाया गया है, वर्णन कीजिए। दोनों चित्र देखकर वर्णन कर लीजिए। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली और 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने प्रति भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक अस्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसीलिए उन्होंने यह महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहां स्थानीय कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा, उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। ज्यों-ज्यों अस्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों तथा अस्थायी खेतिहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग अब पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमला बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों
ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिश की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्वाली लैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़ी मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई थी कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत ही पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। उन्होंने इसे स्वीकार किया। उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैधानिक मुखिया माना जाने लगा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे, तभी पहाड़ी लोग अपने आप को शत्रुतापूर्वक सैन्य बल से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतर भागों में चले गए। इसीलिए जब 1810 से 11 की सर्दियों में बुकनान ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़ी लोग बुकनान को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगलों और जमीन छीन कर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारू है। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरों की सूचनाएं मिलने लगी थी और वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए इस इलाके में बड़ी संख्या में घुस चले आ रहे थे। चूंकि संथाल बाशिंदों ने निचली पहाड़ियों पर कब्जा अपना कब्जा जमा लिया था, इसीलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़ियां लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसीलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बाशिंदों संथालों की शक्ति का प्रतिनिधित्व मानना होगा। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। संथाल अगुआ बाशिंदे सन 1810 के अंत तक बुकनान ने गुजुरिया पहाड़ से, जो कि राजमहल की श्रृंखला का एक भाग था, को पार किया और आगे की चट्टानी प्रदेशों के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की जमीनें खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। उसने लिखा, गुजरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और बुकनान ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहां संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफी बढ़ा ली थी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहां रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहां बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का ये चित्र
10.10 में संथाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम 23 फरवरी 1856 में लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित गांव का चित्र 1850 के दशक में प्रारंभ बाल्टेसेरविल द्वारा चित्रित किया गया था। यह गांव शांतिपूर्ण, नीरव और रमणीय प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया का इस पर कोई असर असर हुआ प्रतीत नहीं होता है। चित्र 10.12 में इस संथाल गांव के चित्र की तुलना कीजिए। चित्र की तुलना कीजिए। संथाल गांव के चित्र का तुलना। ये चित्र है, चित्र में दिया गया है बसने के लिए बसने का नियंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िए लोग जंगल काटने के लिए हल हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवीय व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के काफी बड़े इलाकों को दामिन ई कोही के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाकों के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करना था और अस्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनके दी गई भूमि को कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्ष के भीतर जोतना था और इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इस मैदानी इलाके के अस्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़ी लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिनी कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 में 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। जब अब यहाँ दामिन ई कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया है। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िए लोग इसका विरोध किया करते थे। अंततः वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ी के चट्टानों और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती थी। अब सर्वाधिक उर्वरक जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। इसीलिए पहाड़ी लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़ी शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजारों के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही थी। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार राज्य भारी कर लगा रही थी। साहूकार डीकू लोग
बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग को यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के ये चित्र 10.11 सिंधु माझी संथाल विद्रोह का नेता ये दिखाए गए हैं। सिंधु माझी ये तीर चलाते हुए दिखाए गए हैं। 10.12 में संथाल ब्रिटिश राज्य के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के इलेक्ट्रेट लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया, जो गांव पहले नीरव एवं शांत दिखाई देते थे। चित्र 10.10 अब इस निरसंस एवं बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान बन गए थे। कल्पना कीजिए कि आप इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के पाठक हैं। चित्र 10.12, 13 और 14 में चित्र दृश्यों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इन चित्रों से आप के मन में संथालों की क्या छवि बनती होगी? ये चित्र 10-13 में संथालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांव को आग लगा दी गई। जलते हुए गांव के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाया गया, गर्व पूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने में कितनी अधिक योग्यता है। चित्र 10.14 संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1856। ध्यान दीजिए कि ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर की शान से हाथी पर सवार और घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया, विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोही अब जंजीरों से बांध जेल ले जाए जा रहे हैं। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाया गया है। ब्रिटिश जनता की अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्रफल भागलपुर और बीरभूम जिले में से लिया गया। औपनिवेशिक राज्य को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। बुक कानून का विवरण। हम बुक कानून के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्य के प्यार और अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकनान प्रत्याशित रूप से इकट्ठा करता था। बुकनान को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था।
जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने भूमि विज्ञानियों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण परीक्षण शक्ति का धनी बुकनान ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकनान जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने पत्थरों और चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज और अब्रक ग्रेनाइट तथा साल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धति का निरीक्षण किया। जब बुकनान किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा है और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है, वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यहाँ यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है कि इसके बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक स्रोत। नंबर 3, संथालों के बारे में बुकनान के विचार। नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार होते थे, लेकिन निश्चितता से रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ा नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती हैं, जिन पर भीतर की ओर लेप प्लस्तर लगा होता है। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचली होती हैं। उनकी छत सपाट होती है, उनमें उभरा हुआ बहुत कम होता है। स्रोत 4, कड़ुआ के पास की चट्टान। बुकनान की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे परीक्षणों से भरी पड़ी है। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद में मैं चट्टानों की एक शिल्प फलक पर आ गया, जिसका कोई एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है, जिसमें लाल लाल फेल्डस्पार क्वार्टज और काला अबरक लगा है। वहां से आधे मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वह भी स्तरहीन थी और उसमें बारीकी दाने वाला ग्रेनाइट तथा उसमें पीला सा फेल्डस्पार, सफेद सा क्वार्टज और काला अबरक था। वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के संबंधों के आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होती थी। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। स्रोत 5, वनों की बटाइयाँ और स्थानीय कृषि के बारे में। निजी राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकनान ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार सकरी घाटी में धानों की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण है। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगलों को भी साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। चर्चा कीजिए, बुकनान का वर्णन विकास के संबंध में उसके विचार के बारे में क्या बतलाता है। उदाहरण देते हुए अपनी दलील पेश कीजिए। यदि आप एक पहाड़ी वनवासी होते तो उसके इन विचारों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होती। देहात में विद्रोह। बम्बई
दक्कन आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसान और जमींदार और राजमहल की पहाड़ियाँ और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा था। आइए अब पश्चिमी भारत और परिवर्तित अवधि पर दृष्टिपात करें और पता लगाएं कि बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। ऐसे परिवर्तन का पता लगाने का एक तरीका है वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रोकोप प्रकोपोन्माद दिखलाते थे। वे जिन्हें अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते थे उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। यदि हम उनकी नाराजगी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगते हैं तो हम उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं जो अन्यथा हम से छिपी रहती हैं। विद्रोहों के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कृष्ट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों की भी जांच करते हैं, इससे कि नीतियां निर्धारित की जा सके और शांति की स्थापना हो सके। ऐसी जांच पड़ताल में साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सके। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसे एक ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में हुआ। लेखा बहियां जला दी गई। यह आंदोलन पुनः आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सुपा में शुरू हुआ। सुपा एक विपणन केंद्र मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत यानी किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋणबंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घर को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋणबंध नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं पीछे छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंख के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया। अध्याय 11 भी देखिए। विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्द ही सेनाएं बुला ली गई। 95 व्यक्तियों की गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को दंडित किया गया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। स्रोत 6 उस दिन सुपा में 16 मई 1875 को पुणे के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा। शनिवारी दिन 15 मई को सुपा में आने पर मुझे एक उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया। लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्र, बांड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग 2000 रुपए की चोरी का माल छुड़ा लिया गया। अनुमत 25,000 रुपए से अधिक हानि हुई। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। दक्कन दंगा आंदोलन आयोग। स्रोत: साहूकार ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। स्रोत: 7
समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट रैयत और साहूकार शीर्षक नामक निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 को के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी और उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया। हिंदी अनुवाद प्रस्तुत। ये यानी रैयत सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है, और अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते हैं। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते हैं और उनमें उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते हैं, और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते हैं। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता है तो गुप्तचर अपराधियों को किसी की उसकी खबर पहुंचा देता है और अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते हैं। लेखक द्वारा प्रयुक्त भाषा या शब्दावली से अक्सर उसके पूर्वाग्रह का पता चल जाता है। स्रोत शास्त्र को सावधानी पूर्वक पढ़िए और उन पर शब्दों को छांटिए जिनसे लेखक ने पूर्वाग्रह का पता चलता है। चर्चा कीजिए कि उस इलाके के का रैयत उसी स्थिति का किन शब्दों में वर्णन करता होगा। ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे? यह विद्रोह क्यों हुआ? इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और वहां औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है? आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर दृष्टिपात करें। एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहां भी राजस्व की नई प्रणालियां लागू कर दी गई। इस तमरारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका एक कारण तो यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं, जिससे अनाज उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूंकि राजस्व की मांग इस तमरारी बंदोबस्त के तहत तय कर दी गई थी, इसीलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कृष्ट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसीलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनका विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी जीवन में रिकार्डो के विचार का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्त करने का काम हाथ में लिया तो वे इन्हीं में से कुछ विचारकों के अनुसार कार्रवाई करने लगे। रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगान को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्त होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किराएजीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास के रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वह जमींदार लोग किराया जीवियों के रूप में बदल गए प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जमीन पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से
अब यह आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के ये किरायाजीवी शब्द ऐसे लोग जो घोतक हैं, जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन करते हैं, किरायाजीवी कहलाते हैं। किरायाजीवी कहलाते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्सों के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों को फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसीलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही थी। राजस्व की मांग और किसानों का कर्ज। बम्बई दक्कन के पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज्यादा होती थी, खास तौर पर समस्याएं और भी विकट थी। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहते थे। इसीलिए वे अत्यधिक कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आई। इसी दौरान 1832 से 34 के वर्ष में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई और जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशि आसमान को छूने लगी। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहें? उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया? अपनी जरूरत की चीजों को कैसे जुटाया? अपने हल बैल कैसे खरीदे अथवा बच्चों की शादियां कैसे की? यह सब करने के लिए पैसे उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से पैसे उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था, लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गई और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने और अपने उत्पादों के खर्चे को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों भी इस को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे थे। 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे। मांगा गया राजस्व बहुत ज्यादा था, व्यवस्था कठोर और लचीलाहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का पट्टा बैठने वाला था। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया गया। 1845 के बाद कृषि उत्पादन की कीमतें सैने बढ़ती गई। किसान अपने कृषि क्षेत्रों को बढ़ाने लगे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। लेकिन किसानों को अपनी खेती
का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे, उन्हें बीज और जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। फिर कपास में तेजी आई। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफी लंबे अरसे से अमेरिका कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुक से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि उनकी कंपनी, ये चित्र में दिखाए गए हैं। ये चित्र है पहला नंबर, ये 500, 400, 300, 200, 100 सूचक है। नीचे वर्ष है 60, 62, 64, 66 और 68 के बीच में। ये 10.15 चित्र में कपास में तेजी। इस ग्राफ में अंकित रेखा कपास की कीमतों में आई तेजी और गिरावट को दिखाती है। ये चित्र 10.16 कपास ढोने वाली गाड़ियों एक बंदरगाह के पेड़ के नीचे खड़ी हैं। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 13 दिसंबर 1962 को ये गाड़ियां नीचे सब खड़ी हैं। देखिए, ये का विकास हो सके। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सके। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र मंडी तथा कारखानों में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्यतः मात्र 3% से भी कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठें हर गांठ 400 पाउंड की आई थी, वही 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। भारत तथा अन्य देशों को बड़े व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात कर बंबई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहित देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया, चित्र 10.15 देखिए, तो बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिमी राशि दी ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था अधिकाधिक। चित्र 10.17 के 3 भाग हैं जिनमें कपास ढोने के भिन्न भिन्न साधन दर्शाए गए हैं। चित्र में कपास के बोझ से दबे रहे बैलों, सड़कों पर पड़े शिलाखंडों और नौका पर लदी गांठों के विशाल ढेर को देखिए। कलाकार इन तस्वीरों के जरिए क्या दर्शाना चाहता है। चित्र 10.17 3 अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं। पहला वाला चित्र रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 20 अप्रैल 1861। जब अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका से कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई, तब ब्रिटेन को यह आशा हुआ कि भारत ब्रिटिश उद्योगों की कपास संबंधी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। इसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा, कपास की गुणवत्ता की जांच होने लगी और उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन किए जाने लगे। उनकी यह दिलचस्प इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के पृष्ठों में परिलक्षित होती गई। ये चित्र 3 अलग अलग, इसमें बैल द्वारा, नाव द्वारा और इसमें खींच रहे हैं, दिखाए गए हैं। मात्र
में राशि उधार दे सके। बाजारों में तेजी से आती तो ऋण आसानी से दिया जाता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की असुली के बारे में अधिक अस्वस्थ महसूस करते हैं। इन बातों को दक्कन के देहाती इलाकों में काफी असर हुआ। दक्कन के गांव के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाई जाने के लिए प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार भी दीर्घावधि ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 64 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों की समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। चित्र 10.18 में दिखाया गया है, नौकाओं का एक बड़ा बेड़ा मिर्जापुर से गंगा नदी को रास्ते कपास की गांठों ले जा रहा है। ये इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 13 दिसंबर 1862। रेलवे का युग प्रारंभ होने से पहले मिर्जापुर का कस्बा दक्कन से आने वाले कपास के लिए संग्रह केंद्र था। ये नीचे वाले चित्र दिखाए गए हैं, ये 10.19। ये चित्र ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के बम्बई टर्मिनल्स पर कपास की गांठ पड़ी हुई है। इन्हें आगे समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा जाएगा। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 23 अगस्त 1862। जब रेल चलने लगी तो कपास की गांठें गाड़ियां और नौकाओं द्वारा ही नहीं, रेलवे से भी भेजी जाने लगी। नदी मार्ग से यातायात धीरे धीरे कम समय होता गया, परंतु परिवहन के पुराने साधनों का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। चित्र में पीछे दाहिनी ओर लदी हुई बैलगाड़ियां रेलवे स्टेशन से पतन तक कपास को गांठे ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। ऋण का स्रोत सूख गया। जिन जिन दिनों कपास का व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को अस्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के लिए सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, 10 राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाने से भारत को कौन रोक सकता है। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहां कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भीतर कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इसीलिए उन्होंने अपने कार्य व्यवहार बंद करके किसानों को अग्रिमी राशि प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। एक ओर तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 30 के दशक में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भला बेचारा रैयत उस हालत में जबकि कीमतें गिर रही थीं और कपास के खेत गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ी हुई कीमत मांग को कैसे पूरा कर सकते थे। इसीलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाताओं की शरण में जाना पड़ा, लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था। अन्याय का अनुभव। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया। वे इसी बात को लेकर ही क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऋण
के गर्त में गहरे से गहरे डूब जा रहे थे। अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर रहे, बल्कि वे इस बात से ज्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतने संवेदनहीन हो गया है कि वह उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। स्रोत 8 रैयत अर्जी। नीचे एक याचिका का उदाहरण दिया गया है जो करजात तालुकों के मीर गांव के एक रैयत द्वारा कलेक्टर अहमदनगर दक्कन दंगा आयोग को दी गई थी। साहूकार लोग काफी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। चूंकि हम अपना घर खर्च चलाने के लिए काफी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसीलिए हम उनके पैसे, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे हमें ये चीजें मिलती जाती हैं पर बड़ी कठिनाई से, और उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बद्ध पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी नगद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमतें मांगी जाती हैं वह नगदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% होती है। हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं। उपज ले जाते समय तो वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खाते में ऐसी कोई उल्लेखनीय नहीं करते। जब हमारी उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते। रैयत अपनी अर्जी में क्या शिकायत कर रहा है? ऋणदाता द्वारा किसान से ली जाने वाली फसलों उसके खाते में क्यों नहीं चढ़ाई जाती? किसानों को कोई रसीद क्यों नहीं दी जाती? यदि आप ऋणदाता होते तो इन व्यवहारों के लिए आप क्या क्या कारण देते? पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफी फैला हुआ था, और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। इनका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाले जबरन असूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामला में ऋणदाता ने 100 रुपए के मूलधन पर 2000 रुपए से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। अनेकानेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन असूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की थी। स्रोत 8 भाड़ा पत्र। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व, जमीन, गाड़ियां, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था? इसीलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र, किरायानामा लिखना पड़ता था, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि ये पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं हैं। विवाद छिड़ने पर ये दस्तावेज न्यायालयों में मान्य होते थे। नीचे एक ऐसे ही दस्तावेज का नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्ताक्षरित किया था। यह दक्कन दंगा आयोग के अभिलेख से उद्धृत है। मैंने आपको देय ऋण के खाते में आपको अपनी लोहे की धूर वाली 2 गाड़ियां, साज सामान और 4 बैलों के साथ बेची है। मैंने इस दस्तावेजों के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपए प्रति माह की दर से उनका किराया भाड़ा दूंगा और आपसे अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा।
रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। उस उन सभी वचनबद्धताओं की सूची बनाइए जो किसान इस दस्तावेजों में दे रहा है। ऐसे कोई दस्तावेज हमें किसान और ऋणदाताओं के बीच के संबंधों के बारे में क्या बताता है? इसके इससे किसान और बैलों जो पहले उसी के थे के बीच के संबंधों में क्या अंतर आएगा? रैयत ऋणदाताओं के कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। वे ऋणदाताओं के द्वारा खाते में धोखाधड़ी करके और कानून को धत्ता बताने की शिकायतें करते थे। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र केवल 3 वर्ष के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंद पत्र भरवाने लगा। जब कोई नया बांड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता और उस पर नए सिरे से ब्याज लगाने लगता। दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुए याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही है। स्रोत 10 देखिए। और इस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते तो वे रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे। बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे। किसानों की फसल नीची कीमतों पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर भी कब्जा कर लेते थे। तरह तरह के दस्तावेजों और बंद पत्रों इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली से प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों और बंद पत्रों में साफ साफ, सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए और वे विधि सम्मत होनी चाहिए। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंद पत्रों और दस्तावेजों की इस नई स्रोत 10 कर्ज कैसे बढ़ते गए। दक्कन दंगा आयोग को दी गई अपनी याचिका में एक रैयत ने यह स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती है। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंद पत्र के आधार पर 100 रुपए की रकम 2 से 3 अन्य प्रतिशत की मासिक दर पर उधार देता है। कर्ज लेने वाला इस रकम को बांड पास होने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता है। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय के 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन तथा ब्याज दोनों को मिलाकर बनी राशि मिश्र धन के लिए एक अन्य बांड उसी ब्याज दर से लिखवा लेता है और उसे संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए 125 दिन का मोहलत दे देता है। 3 साल और 15 दिन बीते जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरा बांड पास किया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपए की राशि पर उसका कुल ब्याज 2028 रुपए 10 आना 3 पैसे हो जाता है। ब्याज की उस मद का हिसाब लगाइए जो रैयत इन वर्षों में दे रहे था। व्यवस्था के कारण ही उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे, पर उन्हें यह पता नहीं चलता कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता जो ऋणदाता बंद पत्रों में लिख देते थे। वे
तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगते थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए थे और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। दक्कन दंगा आयोग। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और जस्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरें, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का संकलन किया। चर्चा कीजिए। आजकल आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर ली जाने वाली ब्याज दरें का पता लगाइए। यह भी पता लगाइए कि क्या ये दरें पिछले 50 वर्षों में बदली हैं। क्या भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों द्वारा अदा की जाने वाली दरों में कोई अंतर है? यदि है तो इन अंतरों के क्या कारण हैं? ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें यह भी फिर याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोतों और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकारों और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था, और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। इसमें सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार सरकारी रिपोर्ट इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती है, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैदिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संश्लिष्ट साक्ष्य के साथ उनका मिलन करके उनकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। काल रेखा। 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रियाकलापों को विनिमय करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1793 बंगाल में इस्तामरारी बंदोबस्त। 1800 का दशक संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 में बंबई दक्कन का पहला राजस्व बंदोबस्त। 1820 के दशक की कृषि कीमतें गिरने लगी। 1840 से 50 का दशक बंबई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया हुई। 1855 से 56 संथालों का बगावत हुआ। 1861 में कपास में तेजी का प्रारंभ। 1875 में दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत की। अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। ये चित्र 10.20 में एक ग्रामीण दृश्य विलियम प्रेपियंस द्वारा चित्र दिखाया गया 1820 का है। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो सुगाता बोस का पढ़ लीजिए, फ्रांसीसी बुकनान 1930 वाला पढ़ लीजिए, रामचंद्र गुहा 1989 वाला, सुमिता गुहा 1985 में, रविंद्र कुमार द्वारा 1968 में, रतन लेखा द्वारा 1979 में, कुमार सुरेश सिंह द्वारा 1966 में पुस्तकें हैं।